गर लहरें तेज हैं बेशक साहिल करीब है, गर लहरें तेज हैं बेशक साहिल करीब है, तू मत डर इन तूफानों से, उस पार खड़ा तेरा नसीब है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त मुदिता और आप सभी का हार्दिक स्वागत है मुदिता IAS वॉरियर्स पर। भारतीय राज्य व्यवस्था की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 34 उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट्स। इससे पहले सर्वोच्च न्यायालय का वीडियो अपलोड किया जा चुका है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर उसे प्लीज देख लें। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। पृष्ठभूमि, सबसे पहले उच्च न्यायालय का मैं आपको एक परिचय दे देती हूँ। इसके बाद कुछ फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और उसके बाद वन बाय वन सभी पॉइंट्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो भारतीय संविधान में एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसका अर्थ होता है कि न्याय की एक ही व्यवस्था होगी जो नीचे से ऊपर की ओर जाती है, जिसमें सबसे ऊपर है सर्वोच्च न्यायालय, जिसे आप सुप्रीम कोर्ट के नाम से जानते हैं। इसके बाद आता है उच्च न्यायालय हाई कोर्ट और इसके बाद आता है अधीनस्थ न्यायालय यानी कि सब ऑर्डिनेट कोर्ट, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय हम पढ़ चुके हैं। सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति और क्षेत्राधिकार भी देख चुके हैं लास्ट वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट। तो जो कहाँ बताया गया है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 214 ये कहता है कि सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया कि स्थान क्या है उच्च न्यायालय, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के बाद आता है अधीनस्थ न्यायालय के ऊपर आता है, तो ये हमारा मिड में आता है हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय। संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 231 तक उच्च न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र आदि के बारे में बताया है। तो हम एक एक पॉइंट्स को सबको डिस्कस करेंगे कि क्या गठन किस प्रकार होता है, क्या स्वतंत्रता है, किस प्रकार इसका न्याय क्षेत्र है। तो सारे पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे, जिसमें से आपको सारे आर्टिकल्स याद करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, जैसे कि अनुच्छेद 214 ये कहता है कि सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होना चाहिए, जबकि 231 ये कहता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक साझा न्यायालय हो सकता है। ठीक है, और 216 कहता है, आगे हम इसको डिस्कस करेंगे पर जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता रही हूँ। 216 कहता है कि राज्यों के लिए किस प्रकार से उच्च न्यायालय का गठन किया जाएगा। तो अगला पॉइंट है, राज्य के न्यायिक प्रशासन में उच्च न्यायालय की स्थिति शीर्ष पर है, यानी राज्य में हाई कोर्ट क्या होता है, सबसे टॉप पे होता है, और हाई कोर्ट के नीचे क्या होते हैं, सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं यानी अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। तो राज्य में न्याय की अगर उच्च व्यवस्था सबसे ऊपर कौन सी है, वो क्या है, उच्च न्यायालय है। ठीक है, यानी कि हाई कोर्ट्स है। भारत में उच्च न्यायालय का सर्वप्रथम गठन 1862 में हुआ था। तो ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि भारत में हाई कोर्ट का या उच्च न्यायालय का गठन सबसे पहले कब हुआ था, तो 1862 में हुआ था और कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में हुआ था। आपको पता है कि जब ब्रिटिश भारत था यानी ब्रिटिश भारत क्षेत्र था, तो उस वक्त जो फैसले लिए जाते थे, उस वक्त जो गठन किया जाता था, ज़्यादातर चीज़ें बनाई जाती थी कलकत्ता, बम्बई, मद्रास इन्हीं क्षेत्रों में, क्योंकि ये 3 प्रमुख प्रेसिडेंसी थी ब्रिटिश की। ठीक है, अगर आप भारत के मैप को देखेंगे तो यहाँ पे था कलकत्ता, ठीक है, यहाँ पे बम्बई और यहाँ पे मद्रास। तो इस तरीके से बनाया जाता था, इस त्रिकोण के आकार में आप देख सकते हैं, इस तरीके से प्रथम उच्च न्यायालय का गठन किया गया था। फिर 1866 में चौथे उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ पे होती है, इलाहाबाद में की जाती है। तो ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि प्रथम न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो 1862 में हुई थी। आपको याद रखना है कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में, क्योंकि ये प्रमुख प्रेसिडेंसी थी ब्रिटिश भारत की। चौथे उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में इलाहाबाद में होती है और 1950 के बाद प्रांत का उच्च न्यायालय संबंधित राज्य का उच्च न्यायालय बन जाता है, क्योंकि भारत अलग अलग प्रांतों में विभाजित था। तो आज़ादी के बाद और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के बाद क्या होता है, जो प्रांत का उच्च न्यायालय था उसी को उस राज्य का उच्च न्यायालय घोषित कर दिया जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं।
इसके साथ में ही भारत के संविधान में प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। मतलब संविधान में तो ऐसा कहा गया था कि हर राज्य के लिए अपना एक उच्च न्यायालय होना चाहिए, लेकिन फिर ऐसा हुआ कि समय के साथ राज्यों की संख्या बढ़ने लगी, केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या बढ़ने लगी, तो 7वें संविधान संशोधन अधिनियम यानी 1956 में संसद को अधिकार दिया गया कि 2 या अधिक राज्यों के लिए एक कॉमन हाई कोर्ट बनाया जा सकता है। ठीक है, मतलब 2 राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट होगा, एक उच्च न्यायालय होगा जो दोनों के न्याय क्षेत्र में आएगा, या फिर एक राज्य और एक संघ केंद्र संघ राज्य हो जैसे कि यूनियन टेरिटरी। ठीक है, या फिर 2-3 राज्यों के लिए एक हो सकता है न्याय क्षेत्र यानी उच्च न्यायालय। ऐसा कहा गया कब? 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में। तो इसका उदाहरण आप देख सकते हैं कि तमिलनाडु और पुडुचेरी का जो हाई कोर्ट है वो चेन्नई में है और कॉमन है। इसी तरीके के लिए महाराष्ट्र और गोवा का आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय यानी कॉमन हो सकता है। और एक साझा उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है, ये हमें कौन बताता है? अनुच्छेद 231। तो अनुच्छेद 231 इंपॉर्टेंट है। 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, 231 कॉमन उच्च न्यायालय। ठीक है, इसके बाद वर्तमान में अगर पूछे आप उच्च न्यायालय की संख्या भारत में कितनी है, तो वर्तमान में 25 है। ठीक है, 25 है पूरे भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या, जिसमें से साझा न्यायालय भी जुड़े हुए हैं इसमें। इसके अलावा हमारे जो संघ केंद्र संघ राज्य होते हैं यानी यूनियन टेरिटरी होते हैं, उसमें ज़्यादातर सभी यूनियन टेरिटरी का साझा न्यायालय है। केवल और केवल दिल्ली एक ऐसा राज्य है जिसका अपना उच्च न्यायालय है। मतलब दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी होते हुए भी, संघ राज्य क्षेत्र होते हुए भी दिल्ली का अपना उच्च न्यायालय है, और ये कब से है? 1966 से है। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है वो कौन सा ऐसा राज्य है, केंद्र शासित राज्य है जिसका अपना स्वयं का उच्च न्यायालय है, तो वो कौन है? दिल्ली है एकमात्र। इसके बाद अगर हम बात करें कि हमारा 25वां राज्य उच्च न्यायालय कब बनाया गया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ग्रीन हाईलाइटेड किया है। ग्रीन वही पॉइंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 जनवरी 2019 को आंध्र प्रदेश के अमरावती में देश का 25वां उच्च न्यायालय स्थापित किया गया। ठीक है, आपको पता है कि 24 उच्च न्यायालय थे और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का भी कॉमन उच्च न्यायालय था, लेकिन आंध्र प्रदेश का फिर 2019 में 1 जनवरी 2019 में, क्योंकि ये लेटेस्ट है और 2 साल तक क्वेश्चन के लिए ये हॉट न्यूज़ बना रहेगा, 2 साल तक सभी होने वाली परीक्षाओं में ये पूछा जाएगा। तो 1 जनवरी 2019 को बनाया गया था, कहाँ पे? अमरावती में, और यही है 25वां उच्च न्यायालय। तो अब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का अलग अलग अपना अपना स्वयं का उच्च न्यायालय हो गया। तो ये तो हो गया उच्च न्यायालय से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। उच्च न्यायालय का गठन, अनुच्छेद 216। मैंने अभी आपको बताया था कि अनुच्छेद 216 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये उच्च न्यायालय के गठन के बारे में बताता है। तो इसमें क्या कहा गया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा आवश्यकता अनुसार अन्य न्यायाधीश होंगे। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट वाला याद है चैप्टर, तो आप उससे कंपेयर करके देख सकते हैं कि जहां सर्वोच्च न्यायालय में गठन के लिए क्या व्यवस्था की गई थी कि एक मुख्य न्यायाधीश होंगे और अन्य न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित की गई थी, जिसे समय समय पर बढ़ाया गया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या किया गया? मुख्य न्यायाधीश के अलावा बाकी न्यायाधीशों की संख्या को निर्धारित नहीं किया गया है, इसे छोड़ दिया गया है राष्ट्रपति की विवेक की शक्ति पर। कहा गया है कि जितनी आवश्यकता होगी और जो समय के अनुसार मांग होगी उसके अनुसार राष्ट्रपति निर्धारित कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों किया गया है? ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि हर राज्य भारत में अलग है, किसी की जनसंख्या कम है, किसी की जनसंख्या ज़्यादा है, तो इसे इस आधार पर छोड़ दिया गया कि किसी राज्य में कितनी जनसंख्या है, दूसरा कितने केस दर्ज होते हैं, कितने मामले आते हैं, उस आधार पर न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित की जा सकती है राष्ट्रपति के द्वारा और समय अनुसार उसे बढ़ाया या कम किया जा सकता है। अब मान लो अगर इसे निश्चित कर देते कि हाँ भैया 25 न्यायाधीश ही होंगे, तो एक तरफ उत्तर प्रदेश में 25 न्यायाधीश होते और एक तरफ किसी नॉर्थ ईस्ट के देश में, नॉर्थ ईस्ट के राज्य में 25 न्यायाधीश होते, तो नॉर्थ ईस्ट तो छोटे राज्य हैं, वहाँ पर इतने न्यायाधीशों की आवश्यकता ही नहीं है, तो वहाँ पर तो वो लोग खाली बैठे रहते हैं। और अगर उत्तर प्रदेश और बिहार की बात कर लें तो वहाँ पर कोई काम ही नहीं हो पाता, इतने
ऐसे न्यायाधीश में, तो इसलिए जनसंख्या के आधार पर निर्धारित किया जाता है। कहीं पे कम हो सकते हैं, कहीं पे ज़्यादा हो सकते हैं। ये आवश्यकता अनुसार, समय अनुसार, जनसंख्या अनुसार और कितने ज़्यादा केस दर्ज होते हैं उसके अनुसार निर्धारित किया जाता है। संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या के बारे में विशेष तौर पर इसीलिए कुछ नहीं बताया गया है और ये राष्ट्रपति के विवेक पर छोड़ दिया गया है। तो आपको आर्टिकल 214 याद हो गया। राज्यों के लिए उच्च न्यायालय 216 गठन किस प्रकार से होगा। इसके बाद बात करते हैं न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार से होगी, यानी जो हाई कोर्ट के जज हैं उनकी नियुक्ति किस प्रकार से ये होगी, वो हमें कौन बताता है, अनुच्छेद 217 बताता है। ठीक है, आर्टिकल 217 का पार्ट ए बताता है, या फिर का भी लिखा हो सकता है, का, ख, आ, बा। ठीक है, पार्ट 1 बताता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। ये तो आपको पता है, पर राष्ट्रपति कैसे करते हैं। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श के बाद होगी। तो जरा इस पॉइंट को हम समझते हैं कि एक हाई कोर्ट है किसी राज्य का, ठीक है, ए राज्य का हाई कोर्ट है, वहाँ पे एक होते हैं मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, आप इस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं, एक स्कूल है, वहाँ पे हेड कौन होता है, प्रिंसिपल, और उसके बाद ये अन्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गए, समझ लीजिए टीचर्स। तो जो ये मुख्य न्यायाधीश हैं इनकी नियुक्ति करने के लिए इनके ऊपर कौन है, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट है। तो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनसे और पर्टिकुलर राज्य के जो राज्यपाल हैं उनसे परामर्श लिया जाएगा। उसके बाद मुख्य न्यायाधीश को हाई कोर्ट के नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लो अगर उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश को इनको नियुक्त करना है इस वाले पोजीशन पे, तो क्या करना है, वहाँ की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से और सुप्रीम कोर्ट के जज से परामर्श किया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। उसके बाद इन्हें नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, अब इनकी नियुक्ति हो गई। अब इसके बाद बात आती है कि अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होगी। तो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए अब सुप्रीम कोर्ट के जज, राज्यपाल और इसके साथ साथ जिनको नियुक्त कर लिया गया है, ये जो मुख्य न्यायाधीश हैं उच्च न्यायालय, इनको भी शामिल कर लिया जाएगा और फिर बाकी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी। इस तरीके से समझ सकते हैं कि स्कूल में प्रिंसिपल की नियुक्ति हो गई, तो अब क्या होगा, बाकी टीचर्स की नियुक्ति के लिए प्रिंसिपल की भी राय ली जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया नियुक्ति। अब अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश का भी ले लिया फैसला। इसके बाद क्या होगा कि मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट वाले में पढ़ाया था कि किस प्रकार कॉलेजियम सिस्टम काम करता है और किस प्रकार वो कब से बना था। तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगी मैं यहाँ पे, पर थोड़ा सा आपको बता दूंगी कि अगर जिसने वो वीडियो नहीं देखा है उससे भी समझ में आ जाए। तीसरा न्यायाधीश मामला 1998 में उच्चतम न्यायालय ने व्याख्या दी थी कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए अकेले भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय से परामर्श पूरी नहीं होगी। आपको पता है 3 न्यायाधीश मामले आए थे, ठीक है, जिसमें से सर्वप्रथम मामला कब था, 1892 में। ठीक है, इसके बाद हमारा मामला आया था कब, 1993 में, जिसे दूसरा न्यायाधीश मामला कहते हैं, और तीसरा आता है हमारा 1998 में। पहले में 1892 में ये कहा गया था कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राय लेने का मतलब ये होता है, मुख्य न्यायाधीश से राय लेने का मतलब होता है कि विचारों का आदान प्रदान करना। ज़रूरी नहीं है कि उनके विचार माने राष्ट्रपति, मतलब राष्ट्रपति चाहे तो ना मानते हुए किसी और को नियुक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें स्पष्टता नहीं थी। जब 1993 में दूसरा न्यायाधीश मामला आता है तो उसमें कहा जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जी नहीं, अगर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जिसको परामर्श देते हैं उनकी राय कंपलसरी है, उनकी राय के बिना नियुक्ति हो ही नहीं सकती। ठीक है, और फिर जब तीसरा न्यायाधीश मामला आता है 1998 में, उस समय ये कहा गया कि केवल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के जज, एकमात्र उनकी राय लेना केवल प्रक्रिया पूरी नहीं होगी, उनके साथ में कुछ और न्यायाधीशों की भी राय लेनी आवश्यक है। ऐसा इसलिए कहा गया कि मान लो एक व्यक्ति विशेष की केवल राय ले रहे हैं तो हो सकता है वो छल ना हो, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी ना हो, इसलिए कहा गया कि कुछ अन्य न्यायाधीश यानी सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों को भी मिलाइए और इसके साथ में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भी मिलाइए, इसके बाद नियुक्ति करिए। तो क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी होगी, क्योंकि सारे लोग एक जैसे नहीं होंगे, सबका अलग अलग विचार होंगे, और यहीं से हमारा उत्पन्न हुआ कॉलेजियम प्रणाली। इसी को कॉलेजियम प्रणाली कहते हैं, जहाँ पे न्यायाधीशों की एक मंडली होती है जो नियुक्ति के लिए सिफारिश करती है। ठीक है,
तो उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, इसके अलावा कुछ वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। तो यहीं से हमारी विकसित हुई कॉलेजियम सिस्टम। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि क्या कॉलेजियम सिस्टम भारतीय संविधान में है? तो जी नहीं, ये संविधान में तो नहीं था, लेकिन ये विकसित हुआ है 1998 में सर्वोच्च न्यायालय की अलग अलग व्याख्या के आधार पर। ठीक है, तो ये हमारा कब आया था? 99 संविधान संशोधन अधिनियम 2014 द्वारा कॉलेजियम सिस्टम को नए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJAC से प्रस्थापित किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने हाईलाइट किया है। इन दोनों का NJAC को क्या था और कॉलेजियम सिस्टम क्या था, मैंने सर्वोच्च न्यायालय में एक्सप्लेन किया था अलग अलग से, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको शॉर्ट में ही बताया है। तो हमारा जो 99 संविधान संशोधन अधिनियम था, ये लाया कौन था? मोदी गवर्नमेंट आई थी। तो मोदी गवर्नमेंट द्वारा ही लाया गया था 2014 में, और कहा गया कि जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सर्वोच्च न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट हो, तो यहाँ न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली जो है, जहाँ पे न्यायाधीशों द्वारा नियुक्त किया जाता है, इसके स्थान पर हम एक नई व्यवस्था लेके आएंगे जिसको NJAC कहा गया, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, यानी नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमेटी। ठीक है, और इसमें ये कहा गया था कि इसमें सुप्रीम कोर्ट यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। ठीक है, उसके साथ में 2 न्यायाधीश होंगे सुप्रीम कोर्ट के, इसके साथ में कानून मंत्री होंगे, इसके साथ में 2 अन्य व्यक्तियों को रखा जाएगा, एक विपक्ष का नेता रखा जाएगा, किसी एक और प्रतिष्ठित व्यक्ति को रखा जाएगा, और ये जो पूरी कमेटी होगी ये नियुक्त करेगी, सिफारिश करेगी और नियुक्त किया जाएगा। लेकिन 2015 में अगले ही वर्ष ये प्रस्ताव जब चेक के लिए, संविधान के लिए जाया जाता है, कहाँ पर भेजा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय में। तब सर्वोच्च न्यायालय में ये कह दिया जाता है कि भैया ये तो संविधान संशोधन जो है इसको रद्द कर देते हैं, 99 संविधान संशोधन को और NJAC को भी, दोनों को ही रद्द कर देते हैं और असंवैधानिक घोषित कर देते हैं। क्यों असंवैधानिक घोषित कहते हैं? क्योंकि कहते हैं कि जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है और स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। यदि इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप होगा, मंत्रियों को इंक्लूड किया जाएगा, तो क्या होगा कि निष्पक्ष रूप से नियुक्ति नहीं होगी और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का हनन होगा। तो इसमें 1 साल बाद ही इसको रद्द कर दिया जाता है। ठीक है, ये लागू होने से पहले ही रद्द हो जाता है। परिणाम स्वरूप क्या होता है? कॉलेजियम सिस्टम वापस आ जाता है और वर्तमान में भी हमारा कॉलेजियम सिस्टम से ही काम हो रहा है, नियुक्ति हो रही है। भविष्य में हो सकता है कोई नया सिस्टम आ जाए, लेकिन वर्तमान में फिलहाल कॉलेजियम सिस्टम ही काम कर रहा है। इसके अलावा जो ये निर्णय दिया गया था, तो ये 4th जजेस केस के नाम से जाना जाता है 2015। तो ये भी पूछा जा सकता है कौन सा जजेस केस था, तो 4th जजेस केस था 2015। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि पूरी नियुक्ति की प्रक्रिया होती है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की। न्यायाधीशों की योग्यताएं। अब ये तो हमने पढ़ लिया कि अनुच्छेद 217 के 1 में कहा गया कि नियुक्ति होगी, लेकिन नियुक्ति होने के लिए उनके पास कुछ योग्यताएं तो होनी चाहिए। तो नियुक्ति और योग्यताएं एक जैसा है ना, तो इसीलिए ये आर्टिकल 1 में ही आता है, मतलब अनुच्छेद 217 में ही आता है। 1 में पहले नियुक्ति के बारे में बताया जाता है 217(1) में, और 217(2) में किसके बारे में बताया जाता है? योग्यताओं के बारे में, कि आप में क्या काबिलियत होनी चाहिए हाई कोर्ट का जज बनने के लिए। तो सबसे पहले तो आपको भारत का नागरिक होना चाहिए, वे भारत का नागरिक हो। उसके बाद सेकंड में 2 कंडीशन है, दोनों में से आप कोई भी फुलफिल करते हैं तो बनाया जा सकता है। उसे भारत के न्यायिक कार्य में 10 वर्ष का अनुभव हो, यानी सब ऑर्डिनेट कोर्ट में या फिर अधीनस्थ न्यायालय में 10 साल का जज रहने का अनुभव हो, या उनके पास उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुके हों, यानी हाई कोर्ट में 10 साल का वकील का यानी वकालत का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आपने किसी एक ही उच्च न्यायालय में 10 साल तक काम किया हो, मल्टीपल उच्च न्यायालय में आपने काम किया हो वकील के रूप में, लेकिन आपका टोटल एक्सपीरियंस, नेट एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए? 10 ईयर्स का होना चाहिए लॉ में। तो ये तो हो गई आपकी योग्यताएं, दोनों में से कोई भी फुलफिल करते हैं, 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, 10 साल का जो भी फुलफिल करते हैं तो आप योग्य हैं बनने के लिए क्या? न्यायाधीश उच्च न्यायालय। फिर इसके बाद वो भी ज़रूरी है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और बाकी न्यायाधीश आपकी सिफारिश भी करें। संविधान में उच्च न्यायालय की न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं की गई है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैंने हाईलाइट किया है।
कोई भी अधिकतम आयु तो निर्धारित है पर न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए, पहले तो आप वकालत की पढ़ाई करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, इसके बाद 10 साल का अनुभव लेंगे, उसके बाद आप जज बनेंगे, तो इतना पता नहीं कितना टाइम लगेगा। तो इसलिए इसमें कोई भी न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं की गई है। और ये कंडीशन सेम है सर्वोच्च न्यायालय के लिए भी कि वहाँ पे भी न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं की गई है। इसके बाद बात करते हैं शपथ अथवा प्रतिज्ञा। कभी भी पढ़ें तो दोनों को कंपेयर करके, यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, दोनों को कंपेयर करते हुए तो दोनों चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। ये हमें बताता है अनुच्छेद 219। अनुच्छेद 219 में बताया गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ अथवा प्रतिज्ञान कौन दिलाता है? संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा दिलाई जाएगी। ठीक है, तो जो राज्यपाल हैं वो शपथ दिलाते हैं। अब यहाँ कंपेयर करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे उन्हें कौन दिलाता था? उन्हें दिलाते थे प्रेसिडेंट। ठीक है, राष्ट्रपति शपथ दिलवाते थे। लेकिन हाई कोर्ट के जज को कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलवाते हैं, यानी कि गवर्नर दिलवाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि नियुक्ति तो राष्ट्रपति ही कर रहे हैं, चाहे हाई कोर्ट है चाहे सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, लेकिन शपथ दिलाने की बात आती है तो राज्यपाल शपथ दिलवाते हैं और राज्यपाल नियुक्ति में केवल परामर्श देते हैं। ठीक है, और अगर मल्टीपल राज्यों के लिए एक कॉमन हाई कोर्ट है तो वहाँ पे मल्टीपल राज्यों के राज्यपाल से परामर्श ली जाती है। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखेंगे कि राज्य में है तो राज्यपाल शपथ दिलाएंगे और सर्वोच्च न्यायालय के लिए है तो राष्ट्रपति शपथ दिलाएंगे। लेकिन अगर त्यागपत्र देना हो, इस्तीफा देना हो तो सब राष्ट्रपति को ही देंगे, चाहे आप हाई कोर्ट के जज हैं चाहे आप सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। तो यहाँ पे बस एक पॉइंट डिफरेंट है कि अगर शपथ दिलवाने की बात तो राज्यपाल दिलवाते हैं, अपॉइंटमेंट कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे। त्यागपत्र भी किसी को दिया जाएगा? राष्ट्रपति को दिया जाएगा, चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट के जज हो। राज्यपाल के ना होने की स्थिति में उनके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति के सामने शपथ दिलवाएगी। अगर राज्यपाल किसी कारणवश उपस्थित नहीं है तो राज्यपाल ने किसी ऐसे सम्मानित व्यक्ति को या उच्च पद पे व्यक्ति को कहा होगा तो वो फिर उसी प्रकार से शपथ दिलवाएगा जैसे राज्यपाल शपथ दिलवाते। तो ठीक है, अब शपथ भी दिलवा ली। अब इसके बाद क्या करेंगे? अब बात करते हैं कार्य की। आपकी नियुक्ति हो गई, आपने शपथ ले ली, अब आप कार्य किस प्रकार से करेंगे वो हम देख लेते हैं। तो न्यायाधीशों का कार्यकाल जो है, संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल निर्धारित नहीं किया गया है। इसका मतलब ये है कि कोई निश्चित तो नहीं गया है, लेकिन इस बारे में 4 उप प्रावधान किए गए हैं। तो वो प्रावधान क्या हैं? उनमें से कुछ भी फुलफिल करता है तो उतना ही होगा। जैसे कि 62 वर्ष की आयु तक पद पर रहेंगे, मतलब न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं की गई है लेकिन अधिकतम आयु कितनी की गई है? 62 वर्ष। और अगर सुप्रीम कोर्ट के जज से कंपेयर करेंगे तो वहाँ पे कितनी रखी गई थी? 65 वर्ष। यानी सुप्रीम कोर्ट में अगर आप जाते हैं न्यायाधीश तो आपको 3 साल ज़्यादा मिल जाता है और हाई कोर्ट में 62। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। दूसरा है वो राष्ट्रपति को त्यागपत्र भेज सकते हैं। मैंने अभी बताया कि हाई कोर्ट में अगर कोई भी जज उसे त्यागपत्र देना है, इस्तीफा देना है तो वो किसको देंगे? राष्ट्रपति को। तो जब भी आप राष्ट्रपति को इस्तीफा दे दें तब आपका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। संसद की सिफारिश से राष्ट्रपति उसे पद से हटा सकते हैं। ठीक है, ये पूरी प्रक्रिया है वो मैं भी थोड़ा सा भी आपको एलेबोरेट कर दूंगी कि किस प्रकार हटाया जा सकता है। इसके अलावा उसकी नियुक्ति उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में हो जाने पर, उसका किसी दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण हो जाने पर वो छोड़ देता है। यानी कि ऐसा हो कि हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश की नियुक्ति हो गई या फिर एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया गया तो वो जहाँ पे था वहाँ पे उसका स्थान क्या होगा? खाली हो जाएगा, उसका कार्यकाल वहाँ पे समाप्त हो जाएगा। तो इन 4 प्रकार से क्या हो सकता है? इन 4 प्रकार से न्यायाधीशों का जो कार्यकाल है वो समाप्त हो सकता है। अब न्यायाधीशों को किस प्रकार हटाया जा सकता है ये मैंने सर्वोच्च न्याय वाले में पूरी प्रक्रिया बताई थी, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता देती हूँ एक बार फिर से। अलग से यहाँ पे पूरा मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाली हूँ, थोड़ा सा फिर भी बता देती हूँ जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है उनके लिए, कि हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया का अपनाया जाता है जो कब 1968 में लागू हुई प्रक्रिया का पालन किया जाता है।
किस प्रकार से हटाया जाता है, तो उसके लिए क्या होगा, सबसे पहले एक प्रस्ताव पारित होगा, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, दोनों में। अगर लोकसभा में पारित होता है तो उसमें 100 मेंबर 100 सदस्य उस प्रस्ताव पर पहले हस्ताक्षर करेंगे यानी साइन करेंगे, उसके पास उसे भेजा जाएगा अध्यक्ष या सभापति के पास। और अगर राज्यसभा है तो राज्यसभा में क्या होगा, 50 लोगों का साइन होना जरूरी है। ठीक है, एक बार पहले साइन कर लिया, लोकसभा में है 100 और राज्यसभा में है तो 50। इसके बाद क्या होगा, इसे भेजा जाएगा अध्यक्ष या सभापति। ठीक है, लोकसभा है तो अध्यक्ष, राज्यसभा है तो सभापति कहा जाता है। उसके बाद यानी स्पीकर जो होते हैं उनके पास। इसके बाद अब उन पे डिपेंड करता है कि वो उसे एक्सेप्ट करें या ना करें। अगर वो एक्सेप्ट नहीं करते तो वहीं पे मामला रद्द हो गया, लेकिन अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो क्या करेंगे, स्पीकर जो है अध्यक्ष या सभापति एक कमेटी बनाएंगे। ठीक है, जांच समिति बनाएंगे। अब वो जांच समिति जांच करेगी। ठीक है, और ये जो महाभियोग लाया भी जाता है तो वो किस लिए लाया जाता है, सिद्ध कदाचार या अक्षमता, इसी के आधार पर लाया जाता है और किसी आधार पर नहीं लाया जाता। ठीक है, तो अब वो जांच करेंगे। अगर जांच में भी सिद्ध हो गया कि जो उन पे आरोप लगाए गए हैं वो सही हैं, अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद उन पे चर्चा की जा सकती है लोकसभा और राज्यसभा में, उसको पारित किया जाएगा बहुमत से, और बहुमत से पारित करने के पास राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और इसके बाद जाकर राष्ट्रपति उन्हें हटा सकते हैं पद से। तो ये एक लंबी चौड़ी प्रक्रिया है जहाँ जो मैंने सर्वोच्च न्यायालय में भी आपको डिस्कस करी थी। इसके अलावा उन्हें नहीं हटाया जा सकता। तो ये पूरी प्रक्रिया है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। मैंने थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन के टाइप में बता दिया, वैसे मैंने पूरा इसको डिस्कस किया हुआ है। और ये जो प्रक्रिया है ये सेम अपनाई जाती है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए, और यही हाई कोर्ट के न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए भी यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। वेतन एवं भत्ते। अब बात करते हैं कि आपको हाई कोर्ट का जज तो आप बन गए, कार्य भी करना शुरू कर दिया, तो आपको कितना वेतन और भत्ते दिए जाएंगे, यानी आपकी कितनी सैलरी होगी और वो सैलरी कौन निर्धारित करेगा, तो वो कौन बताता है, वो हमें बताता है अनुच्छेद 221। ठीक है, अनुच्छेद 221 में वेतन और भत्ते का प्रावधान किया गया है संविधान में। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन, भत्ते, सुविधाएं, अवकाश और पेंशन को समय समय पर संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, इनके न्यायाधीश के वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करता है, समय समय पर संसद निर्धारित करता है और समय के साथ इन्हें में वृद्धि की जाती है यानी कि बढ़ाया जाता है। उन्हें निःशुल्क आवास, ठीक है, आवास है, आवास के साथ अन्य सुविधाएं जैसे चिकित्सा, कार, टेलीफोन आदि भी दिया जाता है। ठीक है, और जो ये सुविधाएं इनको दी जाती हैं सैलरी के साथ साथ, इसे किसी भी कारणवश कम नहीं किया जा सकता इनके कार्यकाल के दौरान, सिवाय जब वित्तीय आपातकाल हो यानी फाइनेंशियल क्राइसिस का समय हो, उसको छोड़कर कभी भी इसे कम नहीं किया जा सकता इनके कार्यकाल के दौरान। इसके बाद बात करते हैं पेंशन की। तो सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश उनके अंतिम माह के वेतन का 50% पेंशन पाते हैं। ठीक है, मतलब रिटायर होने से जो आखिरी महीने की आपकी सैलरी स्लिप है, आखिरी महीने में जो आपको सैलरी मिली है उसका 50% आपको पेंशन मिलेगा हर महीने। यानी मान लीजिए आपकी 60,000 सैलरी थी आखिर महीने में रिटायर होने से पहले, तो 30,000 आपको महीना पेंशन दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया क्या, वेतन और भत्ते अनुच्छेद 221 में। अब बात करते हैं न्यायाधीशों का स्थानांतरण। हमने सुप्रीम कोर्ट में तो स्थानांतरण के बारे में नहीं पढ़ा था, लेकिन हाई कोर्ट में ये ट्रांसफ़र को यानी स्थानांतरण को अलग से मेंशन किया गया है, तो इसको जान लेते हैं और ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। अनुच्छेद 222 यानी कि 222 में बताया गया है न्यायाधीशों का स्थानांतरण। और इसको आप याद कैसे रख सकते हैं कि न्यूमरोलॉजी में 2 का मतलब होता है चेंज, बदलाव, और 222 है। ठीक है, 222, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यायाधीशों का चेंज हो रहा है, उनका ट्रांसफर हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है। ठीक है, 200 की रेंज में है तो राज्य का है। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं 222 न्यायाधीशों का स्थानांतरण, वो भी किसका, हाई कोर्ट का। तो इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन दी गई है न्यायालय द्वारा। 1977 में उच्चतम न्यायालय ने व्याख्या दी थी कि न्यायाधीशों का स्थानांतरण
केवल अपवाद स्वरूप और लोक कल्याण को ध्यान में रखकर होना चाहिए, ना कि दंड के स्वरूप में। आपने देखा होगा कई बार हाई कोर्ट्स के जो न्यायाधीश हैं उनका ट्रांसफ़र किया जाता है, बिना वजह भी किया जाता है। तो इसी के लिए 1977 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अगर किसी हाई कोर्ट के न्यायाधीश का ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का ट्रांसफ़र हो रहा है, तो वो जग कल्याण के लिए होना चाहिए, मतलब आवश्यकता अनुसार होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उनको दंड दिया जा रहा है, उन्होंने कोई फैसला सुनाया और उसके दंड स्वरूप उनका ट्रांसफ़र कर दिया जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, कि हो सकता है किसी जगह पे कार्यकाज बढ़ गया है और कहीं पे काम नहीं है, तो किसी प्रभावित और किसी अच्छे जज को वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं कि दंड स्वरूप किया जाए। इसके बाद 1994 में 1994 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि न्यायाधीश के स्थानांतरण में मनमानी रोकने के लिए न्यायिक समीक्षा ज़रूरी है, न्यायिक जुडिशरी रिव्यू की ज़रूरत है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर ऐसे मनमानी ढंग से किया गया है तो उस पर पूछा जा सकता है, सवाल उठाया जा सकता है, विरोध किया जा सकता है, लेकिन करेगा कौन? केवल वही न्यायाधीश कर सकता है जिसका स्थानांतरण किया गया है, जिसका ट्रांसफ़र किया गया है। मान लो किसी ए जज का ट्रांसफ़र किया गया है किसी स्थान X से स्थान Y पर, तो ये अगर इन्हें लगता है कि मनमाने ढंग से हुआ है या गलत तरीके से हुआ है, तो ये विरोध में अपील कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि भाई मेरा ट्रांसफ़र यहाँ से यहाँ क्यों हुआ है। लेकिन बस कंडीशन यही है कि इसी व्यक्ति को पूछना होगा, कोई और नहीं पूछ सकता, कोई और समीक्षा की, न्यायिक समीक्षा की मांग नहीं कर सकता। और आपने देखा भी होगा लास्ट ईयर 2019 में एक साउथ के जज का ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, साउथ के हाई कोर्ट के जज का ट्रांसफ़र कर दिया जाता है नॉर्थ ईस्ट के एक छोटे से कोर्ट में। ठीक है, वो कहा तो कोई कारण नहीं बताया गया, लेकिन कर दिया गया। इसी प्रकार से कई ट्रांसफ़र किए गए हैं कई न्यायाधीशों के, जो मनमाने देखने को हमें मिलते हैं, आर्टिकल में पढ़ने को भी मिलते हैं, लेकिन कोई उस पर कुछ बोलता नहीं है और ना ही न्यायिक समीक्षा की मांग करता है, क्योंकि उनका पद इतना प्रतिष्ठित होता है कि उस पद पे एथिक्स, मोरालिटी को बनाए रखने के कारण वो नहीं पूछते और अपना स्वयं ही त्यागपत्र दे देते हैं। लेकिन संविधान में ऐसा कहा गया है और न्यायालय द्वारा कहा गया है कि इस प्रकार से नहीं किया जाना चाहिए। इसके बाद तृतीय न्यायाधीश मामला, मैंने अभी आपको पिछले बताया है कि थर्ड जो न्यायाधीश का मामला था 1998 में, जहां पे नियुक्ति की बात की गई थी, वहीं पे उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के स्थानांतरण यानी ट्रांसफ़र के मामले में भी बात की थी कि जो ट्रांसफ़र के लिए सिफारिश की जाएगी, ट्रांसफ़र के लिए जो सिफारिश की जाएगी वो कुछ जजों की मंडली द्वारा की जाएगी। ठीक है, न्यायाधीशों की एक मंडली द्वारा। अब इस मंडली में कौन कौन होगा थोड़ा ध्यान से समझना। मान लीजिए किसी एक न्यायाधीश का, किसी एक हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं, ठीक है, ये ए पर्सन है, इनका स्थानांतरण करना है X जगह से Y जगह पर, तो इसके लिए एक कमेटी बनाई जाएगी। उस कमेटी में कौन होंगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे। इसके साथ में 4 वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे जो कॉलेजियम में होते हैं। ठीक है, 4 वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे, ये भी सुप्रीम कोर्ट से होंगे। इसके बाद एक न्यायाधीश होगा मुख्य, जो X जगह से ट्रांसफ़र हो रहा है ना, जिस जगह से ट्रांसफ़र हो रहा है यहाँ के भी मुख्य न्यायाधीश को बिठाया जाएगा। भाई आपके यहाँ के न्यायाधीश का तबादला हो रहा है तो आपकी क्या राय है? और जिस जगह भेजा जा रहा है, ठीक है, Y जगह पे भेजा जा रहा है, तो आपके यहाँ हम न्यायाधीश भेज रहे हैं, यहाँ के भी मुख्य न्यायाधीश को बिठाया जाएगा और फिर इन पूरी कमेटी से परामर्श किया जाएगा कि क्या होना चाहिए या इनका तबादला नहीं होना चाहिए, फिर उसके आधार पर उनका ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो ये पूरी प्रक्रिया है। ये आपको केसेस याद रखने हैं। 1977 में क्या व्याख्या दी थी, ठीक है, 1994 में न्यायिक समीक्षा की बात की गई है, तो ये याद रखना है। और 1998 तृतीय केस तो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये नियुक्ति की भी बात करता है, यहाँ से कॉलेजियम सिस्टम भी आया है और ये ट्रांसफ़र की बात भी करता है। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। अब कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश क्या होते हैं? अगर मुख्य न्यायाधीश के स्थान पर किसी न्यायाधीश को टेम्परेली कुछ टाइम के लिए उनके स्थान पर बिठा दिया जाए तो वो क्या होंगे? कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, टेम्परेरी रूप से उनके स्थान पर बिठा दिया जाए। जैसे कि आप समझ सकते हैं स्कूल का प्रिंसिपल है, किसी कारणवश वो उपलब्ध नहीं है तो उनके स्थान पर किसी और टीचर को बिठा दिया जाए जो उनका कार्यभार संभाले। ठीक है, लेकिन वो थोड़े टाइम के लिए होंगे। तो ये इसी प्रकार से मुख्य न्यायाधीश के स्थान पर अगर बिठाया जाएगा तो वो क्या कहलाएंगे? कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। तो ऐसा कब किया जाता है?
राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को मुख्य कार्यकारी न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं जब इन तीनों कंडीशन में से कोई भी एक हो। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो, यानी उस स्थान पर कोई बैठा ना हो, खाली हो और कार्य करना आवश्यक है तो किसी को बिठाया जा सकता है। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अस्थायी रूप से अनुपस्थित है। इसका मतलब है कि वो कुछ टाइम के लिए अब्सेंट हैं, थोड़े टाइम पीरियड के लिए, तो बिठाया जा सकता है। या फिर राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि मुख्य न्यायाधीश अपना कार्य निर्वहन में सक्षम नहीं है, ठीक है, अपना कार्य सही से नहीं कर सकते, तो इस केस में बिठाया जा सकता है। तो इस प्रकार से वो बैठेंगे तो उसी प्रकार से कार्य करेंगे, ठीक है, उनके पास शक्तियाँ भी होंगी, लेकिन ये टेम्परेरी रूप में होगा। इसके बाद हम बात करते हैं अतिरिक्त और कार्यकारी न्यायाधीश। मैंने आपको बताया कि कोई हाई कोर्ट होता है, यानी उच्च न्यायालय होता है, तो उसमें एक यहाँ पे होते हैं मुख्य न्यायाधीश और यहाँ पे बाकी होते हैं अन्य न्यायाधीश, और इनकी संख्या अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो सकती है। तो ये तो हमने बात कर ली कि मुख्य न्यायाधीश के स्थान पर किसी और को बिठा दिया। अब अन्य न्यायाधीश जितने हैं, मान लो यहाँ पे 4 हैं, अब क्या करें, 2 और न्यायाधीश को लाकर रख दें, लेकिन इन्हें टेम्परेरी रूप में, समझ सकते हैं आप, कॉन्ट्रैक्ट, जैसे आप एक कंपनी में जाते हैं तो वहाँ पे कुछ एम्प्लॉय परमानेंट होते हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट पे होते हैं, तो मान लो कुछ 2 न्यायाधीश को कॉन्ट्रैक्ट पे रख दिया जाए तो उन्हें क्या कहा जाएगा, अतिरिक्त और कार्यकारी न्यायाधीश, ठीक है, अतिरिक्त रखा गया है, टेम्परेरी रूप में रखा गया है, हो सकता है अभी परमानेंट नियुक्ति नहीं हुई है, काम बढ़ गया है तो रखा गया है। अब ऐसे न्यायाधीश की नियुक्ति कब की जाएगी, ऐसे न्यायाधीश की नियुक्ति तब की जाती है जब अचानक बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है, कार्यभार बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है, हैंडल नहीं हो पा रहा है, तो कुछ अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति कर ली जाती है, ठीक है, और वो उसी प्रकार से कार्य करते हैं। या फिर पुराना कार्य जो है वो आ गया है, बहुत ज़्यादा केसेस आ गए हैं और उन्हें निपटारा करना आवश्यक है, तो भी रखा जा सकता है। और इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में उनको वही शक्तियाँ और क्षेत्राधिकार प्राप्त होंगे जिस प्रकार से इन न्यायाधीशों को होते हैं। अब इनकी आयु के लिए कब तक ये रहेंगे, जब तक परमानेंट न्यायाधीश अपना पद नहीं संभाल लेता तब तक ये बने रहेंगे। दूसरा ये है कि 62 वर्ष तक, अगर ये 62 वर्ष से ऊपर हो जाते हैं तो ये इस प्रकार से अतिरिक्त कार्यकारी न्यायाधीश के रूप में कार्य नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो वही जो हाई कोर्ट के जज के लिए 62 वर्ष है, तो वही इनको भी 62 वर्ष कार्य करने की अनुमति है। इसके बाद है सेवानिवृत्त न्यायाधीश। अगर मुख्य न्यायाधीश और इनकी जो नियुक्ति है भाई, नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेंगे, ये आपको याद रखना है। हाई कोर्ट में किसी की भी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति ही करते हैं, चाहे वो टेम्परेरी रूप में ही क्यों ना की जाए। इसके अलावा सेवानिवृत्त न्यायाधीश, ऐसे न्यायाधीश जो रिटायर हो चुके हैं, अगर ऐसा लगता है कि इन मुख्य न्यायाधीश को लगता है कि काम भर गया है या किसी कारण से, तो वो किसी रिटायर्ड न्यायाधीश को भी बुला सकते हैं, लेकिन इसके लिए पहले उन्हें राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होगी, इस पर्सन से अनुमति लेनी होगी, उसके बाद राष्ट्रपति उन्हें नियुक्त कर देंगे और वो कार्य करेंगे। लेकिन अगर किसी रिटायर्ड न्यायाधीश को बुलाते हैं तो उसे सारी कितना वेतन देना है, भत्ते देना है, ये सारा राष्ट्रपति निर्धारित करेंगे, लेकिन ये हाई कोर्ट के जज नहीं कहलाएंगे, ठीक है। काम उसी प्रकार से करेंगे लेकिन ये हाई कोर्ट के न्यायाधीश नहीं कहलाएंगे। तो आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता, जैसे आपने सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता देखी थी, वैसे ही उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता क्या है और किस प्रकार से पुष्टि होती है कि उच्च न्यायालय को स्वतंत्रता दी गई है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इन्हें आप समझ लें तो आप एलोबरेट करके किसी भी आंसर का जवाब दे सकते हैं और किसी भी उत्तर को बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। सबसे पहले तो नियुक्ति की विधि, जो नियुक्ति की जाती है आपको पता है वो न्यायाधीशों की एक मंडली द्वारा नियुक्ति की जाती है, उसमें न्यायाधीश ही शामिल होते हैं, इसलिए इनकी नियुक्ति एक निश्चल तरीके से होती है, इसलिए इनकी नियुक्ति बिल्कुल सही ट्रांसपेरेंसी तरीके से होती है, इसमें कोई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होता। तो इस प्रकार से इनको क्या मिलती है, स्वतंत्रता मिलती है। इसके अलावा कार्यकाल की सुरक्षा, कार्यकाल की सुरक्षा आपने देखा कि सिवाय महाभियोग के आधार के अलावा और इन्हें हटाया नहीं जा सकता। तो महाभियोग जो लगाने की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही लंबी चौड़ी है, पूरा लोकसभा राज्यसभा में पास होना चाहिए, राष्ट्रपति के पास जाना चाहिए, ठीक है, जांच समिति में पास होना चाहिए। तो ये एक लंबी चौड़ी प्रक्रिया है और इस तरीके से आज तक भारत में किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नहीं हटाया गया है। तो ये दिखाता है कि उन्हें कार्यकाल की सुरक्षा है, ऐसा नहीं है कि वो अपना कार्य कर रहे हैं, फैसला सुना रहे हैं और उसके लिए उनको हटा दिया जाए। तो ये देते हैं उन्हें अलग से काम करने की स्वतंत्रता कि भाई आप निश्चल होकर किसी भी केस का
फैसला लीजिए, आपके कार्यकाल की सुरक्षा है संविधान में। निश्चित सेवा शर्तें, सेवा शर्तें मतलब जितनी भी आपको सैलरी दी जाएगी, इसके अलावा चिकित्सा और जितनी भी सुविधाएं दी जाएंगी, इसे किसी भी आधार पर कम नहीं किया जा सकता पूरे कार्यकाल के दौरान, सिवाय वित्तीय आपातकाल। भारत में 3 तरह के आपातकाल होते हैं, उसमें से एक वित्तीय है, तो वित्तीय आपातकाल को छोड़कर इनको कभी भी सैलरी या किसी चीज़ में कटौती नहीं की जा सकती। और ये भी खुशी की बात है कि भारत में आज तक वित्तीय आपातकाल की स्थिति नहीं आई है या लगाया नहीं गया है। इसके बाद जो संचित निधि पर भारित होता है इनका व्यय, जो इनके खर्चे होते हैं, पेंशन होता है, वो संचित निधि से दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि विधानमंडल में, हमने सुप्रीम कोर्ट पढ़ा तो संसद पढ़ा था, अब ये उच्च न्यायालय पढ़ रहे हैं, तो हम किसकी बात करेंगे? विधानमंडल। विधानमंडल में इस पर मतदान नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनका जो सारे व्यय हैं वो कहाँ से दिए जाते हैं? संचित निधि से। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या, कि जब पेंशन दिया जाएगा वो पेंशन भारत की संचित निधि से दिया जाता है, ना कि राज्य की संचित निधि से। ठीक है, केंद्र से जाता है, ना कि राज्य से पेंशन, हाई कोर्ट के जज को भी। सेवानिवृत्ति के बाद वकालत पर प्रतिबंध। आप फैसला लेते वक्त, सुनाते वक्त किसी भी लालच में फैसला ना सुनाएं कि कल को आपको वकालत करनी पड़ेगी। जब आप रिटायर होते हैं तो रिटायर होने के बाद आप वकालत नहीं कर सकते, और ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के लिए भी लागू होता है। ठीक है, तो ये इनको स्वतंत्रता देता है अपने काम को करने की, किसी भी भविष्य को देखते हुए ये कार्य नहीं करते। अपनी अवमानना के लिए दंड की शक्ति, कोई अगर इनकी बात नहीं मानता या उसका उल्लंघन करता है तो उसके लिए दंड दे सकते हैं, या अर्थदंड भी और पैसों से जुड़ा हुआ भी, और जेल भेजने का भी दंड दे सकते हैं, कारावास भी दे सकते हैं, और ये सुप्रीम कोर्ट के पास भी पावर है। इसके न्यायिक क्षेत्र में कटौती नहीं की जा सकती, चाहे संसद हो चाहे विधानमंडल हो, इनके न्यायिक क्षेत्र में कटौती नहीं कर सकते, कम नहीं कर सकते। ठीक है, क्षेत्राधिकार में बढ़ोतरी कर सकते हैं या समय पे कुछ बदलाव कर सकते हैं, पर कटौती नहीं कर सकते। ठीक है, न्यायाधीशों के कार्य पर चर्चा नहीं की जा सकती, न्यायाधीशों के कार्य या फिर उनके आचरण पर, ठीक है, कि उनका आचरण या व्यवहार कैसा है, सिवाय जब उन पर महाभियोग लगाया हो। तो अगर उन पर महाभियोग लगाया तो आपको पता ही है कि ऐसा कभी हुआ नहीं है। अगर महाभियोग लगाया तभी लोकसभा में चर्चा होगी, वो भी प्रस्ताव पास होने के बाद। ठीक है, तो इस तरीके से कभी भी उनके ऊपर चर्चा नहीं होगी कि भाई इनका व्यवहार कैसा है, या इनने फैसला सही लिया या गलत लिया, क्योंकि यह एक सम्मानित पद है। तो ये सारे पॉइंट सुनिश्चित करते हैं क्या? इनकी स्वतंत्रता। ठीक है, बुझ लो कि नहीं, पढ़ाई को एंजॉय करके पढ़ो, इसका मतलब होता है समझे या नहीं। तो आगे देखते हैं अब इनके पास क्या पावर और शक्तियां हैं। न्यायालय का न्याय क्षेत्र एवं शक्तियां, क्या क्या न्याय क्षेत्र हैं और क्या क्या शक्तियां दी गई हैं हमारे हाई कोर्ट को, वो हम देख लेते हैं। उच्च न्यायालय को निम्नलिखित न्यायिक क्षेत्र एवं शक्तियां प्राप्त हैं। ठीक है, आप एक एक वर्ड को, एक एक टॉपिक को समझ लेते हैं ना, तो आपको बहुत ज़्यादा लिखने की या कहीं पे भी नोट बनाने की ज़रूरत नहीं है। एक पॉइंट के आगे आप शॉर्ट पॉइंट्स में याद रख सकते हैं, उसे दिमाग में बिठा सकते हैं। सबसे पहले प्रारंभिक क्षेत्राधिकार आता है, उसके बाद न्यायिक क्षेत्राधिकार यानी रिट संबंधी जो क्षेत्राधिकार है वो, ठीक है, जैसे आप न्यायाधीश या रिट दोनों कह सकते हैं। अपीलीय क्षेत्राधिकार यानी एक अदालत से अपील कर कर ऊपर जाते हैं उसके विरुद्ध। ठीक है, पर्यवेक्षण क्षेत्राधिकार यानी कि कितने प्रशासनिक क्षेत्राधिकार हैं जो इनके अंतर्गत आते हैं। अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण, इनके अंडर में जितने न्यायालय हैं, सब ऑर्डिनल कोर्ट हैं, उन पर नियंत्रण होता है उच्च न्यायालय का। ठीक है, बड़े भाई की तरह। अभिलेख का न्यायालय, इनके जो रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं सारे कार्यवाही के। और न्यायिक समीक्षा की शक्ति, किसी भी प्रकार की विधि बनी है, वो कुछ भी कानून बना है तो उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। अब एक एक को हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। अगर हम प्रारंभिक क्षेत्राधिकार की बात करें तो उच्च न्यायालय कुछ मामलों में सुनवाई सीधे कर सकता है तथा ऐसे मामलों में निचली अदालत में सुनवाई की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मतलब कुछ ऐसे मामले हैं जिनमें ज़रूरी नहीं है कि आप निचली अदालत में जाएं, सीधा उच्च न्यायालय सुनवाई कर सकता है, और ये इसके प्रारंभिक क्षेत्राधिकार या मूल क्षेत्राधिकार कहलाते हैं। तो मूल क्षेत्राधिकार में आने वाले मामले जो हैं वो इस प्रकार हैं, जैसे अधिकारिकता, वसीयत, ठीक है, विवाह, तलाक, कंपनी कानून यानी कि जो कंपनी के लॉज होते हैं। इसके अलावा न्यायालय की अवमानना, किसी प्रकार से न्यायालय की अवमानना की गई है। ठीक है, कोई असंवैधानिक चीज़ का आप प्रिंटिंग कर रहे हैं जिससे कानून की प्रक्रिया पे असर पड़ता है,
या किसी भी प्रकार से कानून ने जो कहा है, मतलब लॉ ने जो कहा है, हाई कोर्ट ने जो कहा है, फैसला दिया है, उसे आप नहीं मान रहे हैं, तो इन सब मामलों में आप सीधा हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं। इसके बाद क्या है, संसद सदस्यों एवं राज्य विधानमंडल सदस्यों के निर्वाचन में अगर ऐसा पाया जाता है कि संसद के किसी निर्वाचन में, मतलब उनके चुनाव में या विधानमंडल के चुनाव में कोई गड़बड़ी पाई गई है, ठीक है, और ऐसा कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो आप ये मामला कहाँ जाएगा, हाई कोर्ट में, यानी उच्च न्यायालय में जाएगा और वो इसको सुलझा सकते हैं। नागरिक के मूल अधिकारों का हनन, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनका हनन होता है, तो कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट या सीधे सर्वोच्च न्यायालय भी जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप हाई कोर्ट नहीं जा सकते, हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, तो वहाँ पर भी ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आएगा, पहले इसके ऊपर काम किया जाएगा। संविधान की व्याख्या के संबंध में कहीं ऐसी बात आती है कि जहाँ पे संविधान की व्याख्या की ज़रूरत है, ठीक है, तो ऐसा मामला भी आ सकता है, किसमें, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ही आता है। तो ये हो गया इसका मूल क्षेत्राधिकार, आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं रिट क्षेत्राधिकार या न्यायाधीश क्षेत्राधिकार, अनुच्छेद 226। अनुच्छेद मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब ये अनुच्छेद इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने वहीं देखा हो रिट का सर्वोच्च न्यायालय में, तो वो किसके अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है, जो हमारा मूल अधिकारों में भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को नागरिक के मूल अधिकार के परिवर्तन और अन्य किसी उद्देश्य के लिए, देखिए यहाँ पे क्या है, जो ये पावर है वो हाई कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा हो जाती है रिट में। क्यों हो जाती है, क्योंकि जहाँ पे आपने देखा कि सर्वोच्च न्यायालय के पास रिट जारी करने के लिए 5 तरह की रिट होती हैं, सुप्रीम कोर्ट रिट केवल और केवल फंडामेंटल राइट के लिए जारी कर सकता है, यानी कि मौलिक अधिकारों के लिए रिट जारी करता है। वो 5 प्रकार की रिट क्या होती हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और अधिकार पक्ष, ठीक है, ये 5 प्रकार की रिट होती हैं और सुप्रीम कोर्ट केवल मौलिक अधिकार के विषय में जारी करता है। लेकिन उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत के मूल अधिकारों के साथ साथ अन्य किसी उद्देश्य के लिए भी जारी कर सकता है। और अन्य उद्देश्य क्या होते हैं, जब कहीं कानून का प्रश्न हो या फिर कोई अन्य कानूनी मामला हो तो भी वो रिट जारी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे हाई कोर्ट की शक्ति क्या है, ज़्यादा है, किससे कंपेयर, सुप्रीम कोर्ट से कंपेयर। अगर आपको ये जानना है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण किसे कहते हैं, परमादेश, उत्प्रेषण, इनका मीनिंग जानना है 5 प्रकार की रिट का, तो अलग से वीडियो अपलोडेड है रिट 5 प्रकार की, वो आप देख सकते हैं, ठीक है, छोटा सा वीडियो है, वहाँ से आप समझ सकते हैं, यहाँ पे मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करूँगी। इसके बाद यदि न्यायादेश देने का कारण क्षेत्र अधिकार की सीमाओं में है, तो उच्च न्यायालय किसी भी व्यक्ति, प्राधिकरण और सरकार को अपने क्षेत्राधिकार राज्य क्षेत्र की सीमाओं के अंदर ही नहीं बल्कि बाहर भी रिट भेज सकते हैं या न्यायाधीश भेज सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि आप जो ये उच्च न्यायालय है कोई, ठीक है, ये एक उच्च न्यायालय है, ये किसी ए स्थान पर है, ठीक है। अब कोई ऐसा मामला है जो इनके क्षेत्र के अंदर आता है, कोई कंपनी है जो इनके क्षेत्र के अंदर आती है, कोई भूमि है जो इनके क्षेत्र में आती है, या कोई भी कारण है जो इनके क्षेत्र में आता है, उसके विषय में इन्हें रिट जारी करना है, तो उसके विषय में ये रिट किसी ऐसे व्यक्ति को भी जारी कर सकते हैं जो इस राज्य में ना हो, दूसरे राज्य में हो, दूसरे बॉडी में हो, ठीक है, उसको भी जारी कर सकते हैं, या उस किसी कंपनी को या सरकार को किसी के लिए भी जारी कर सकते हैं। अगर इनके क्षेत्र, न्याय क्षेत्र से जुड़ी हुई कोई बॉडी है तो उसके लिए किसी और राज्य या किसी और जगह के व्यक्ति के लिए भी रिट जारी कर सकते हैं। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि चंद्र कुमार मामले 1997 में उच्चतम न्यायालय ने व्याख्या दी थी कि उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार संविधान के मूल ढांचे का अंग है, यानी कि जो ये रिट जारी करने की इनकी शक्ति है ये मूल ढांचे का भाग है। और आपको पता है कि संविधान का मूल ढांचे का जो भाग है उसको ना तो संसद और ना ही विधानमंडल उसको कम कर सकती है, ना ही तोड़ मरोड़ सकती है, ना ही उसको समाप्त कर सकती है। तो ये कहा था 1997 में चंद्र कुमार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो आपको रिट भी कंप्लीट हो गया, न्यायाधीश कंप्लीट हो गया। अपीलीय क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार का क्या मतलब होता है? अपीलीय क्षेत्राधिकार का मतलब होता है कि आप एक न्यायालय में गए,
वहाँ से संतुष्ट नहीं है तो अपील करके उसके ऊपर जाएं, ठीक है। अधीनस्थ न्यायालय से अपील कर आप उच्च न्यायालय में आएँ। तो इस प्रकार से अपील करने का उच्च न्यायालय मूलतः एक अपीलीय न्यायालय है। यहाँ इसके राज्य क्षेत्र के तहत आने वाले अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध अपील की जा सकती है, ठीक है। अगर आप मान लीजिए किसी ए राज्य में हैं तो इसके क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी न्यायालय के खिलाफ आप इसके हाई कोर्ट में जा सकते हैं, पर ऐसा नहीं है कि आप किसी और राज्य से उसके विरुद्ध, उसके अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध यहाँ पे लेके आए। तो इसमें दो तरह के मेनली हम बांट सकते हैं, एक तो दीवानी मामले और एक तो आपराधिक मामले। दूसरे दीवानी मामले में क्या होता है, जिला न्यायालय एवं अन्य अधीनस्थ न्यायालयों के उद्देश्यों और निर्णयों के विरुद्ध, मतलब जब कोई सब ऑर्डिनेट कोर्ट का कोई फैसला आया है और उसमें ऐसा प्रश्न उठना है कि कोई कानूनी प्रश्न उठता है तो उसके में अपील कर कहाँ जाया जा सकता है, किसमें, हाई कोर्ट में जाया जा सकता है। इसके अलावा प्रशासनिक एवं अन्य अधिकारियों के निर्णय के विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय की खंडपीठ के सामने की जा सकती है। मतलब हो सकते कोई ऐसे कोर्ट हैं जैसे कि पंचायत होती है, ग्राम पंचायत होती है, तो वहाँ पर कोई फैसला है और उसके विरुद्ध, तो उसके विरुद्ध भी आपको हाई कोर्ट में जाना होगा, क्योंकि उसके लिए आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। सुप्रीम कोर्ट भी ये कहता है कि पहले आपको उच्च न्यायालय जाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप वहाँ पर जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। तो इस दोनों मामलों में आपको उच्च न्यायालय में अपील करके जाना होगा। इसके बाद आपराधिक मामले में अगर आप देखें, जब किसी व्यक्ति को अधीनस्थ न्यायालय ने 7 साल के अधिक सजा दी हो, मतलब किसी सब ऑर्डिनेट कोर्ट ने, अधीनस्थ न्यायालय ने 7 साल से ज़्यादा की सज़ा दे दी हो, तो जाएंगे आपराधिक मामले में अपील करके, ठीक है, हाई कोर्ट में, कि वो देखेंगे भाई कैसा मामला था, कैसे सज़ा दी 7 साल की, ठीक है, या 7 साल से ऊपर की, फिर वो उसकी पुष्टि करेंगे और फिर उसके बाद उन पर डिपेंड है कि वो उसको कम करें, ज़्यादा करें या नए तरीके से केस को सुने। इसके अलावा अतिरिक्त सत्र न्यायालय द्वारा दी गई सजाए मौत, अगर किसी अधीनस्थ न्यायालय ने किसी बंदे को, किसी व्यक्ति को, उसको जो उसने दोष किया है वो सिद्ध करने के बाद सजाए मौत दे दिया, तो ऐसे केस में, सजाए मौत देने के केस में उच्च न्यायालय का ये कर्तव्य है कि वो उसकी जांच करेगा, पुष्टि करेगा कि ये सही है या नहीं है। क्योंकि जो हाई कोर्ट है वो अपने अंडर में आने वाले जितने भी अधीनस्थ न्यायालय हैं उनके बड़े भाई, मार्गदर्शक के रूप में भी कार्य करता है, उन्हें सलाह भी देता है और उन पर नज़र भी रखता है, ठीक है। तो अगर सजाए मौत दे रहे हैं तो पहले वो उसकी पुष्टि करेगा, पहले उस पर, मतलब ये सज़ा देने से पहले उसकी पुष्टि करेगा कि ये सही है या नहीं है। तो इस तरीके से ये इनका अपील का क्षेत्राधिकार आ जाता है। अब बात करते हैं पर्यवेक्षीय क्षेत्राधिकार। इसका मतलब क्या होता है कि हाई कोर्ट, जो एक राज्य में हाई कोर्ट है, उसके अंतर्गत जितने भी अधीनस्थ न्यायालय आते हैं उनके बड़े भाई के रूप में कार्य करता है, वो आपको पता है, उन पर नज़र रखेगा और उनका मार्गदर्शन भी करेगा। तो ऐसे मामले में वे स्वयं के पास कोई भी केस मंगवा सकता है, ठीक है, किसी भी अधीनस्थ न्यायालय का केस है वो हाई कोर्ट अपने पास मंगवा सकता है और उसका निपटारा कर सकता है, सामान्य नियम तैयार कर सकता है, कुछ नियम और विनियम बना सकता है कि ये फॉलो होने चाहिए। इसके अलावा क्लर्क, अधिकारी एवं वकीलों के शुल्क आदि सुनिश्चित करता है, कौन, हाई कोर्ट। तो ये उसके क्या हो गए, पर्यवेक्षीय क्षेत्राधिकार हो गए। इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण, उसके जो सब ऑर्डिनेट कोर्ट है उस पर हाई कोर्ट का नियंत्रण होता है। किस प्रकार, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, जो जिला यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति, तैनाती, प्रमोशन यानी पदोन्नति और व्यक्ति की राज्य न्यायिक सेवा में नियुक्ति, इन सारे मामलों में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति वगैरह के मामले में ये परामर्श देते हैं, हाई कोर्ट परामर्श देते हैं हाई कोर्ट के न्यायाधीश राज्यपाल को। तो इस प्रकार से नियंत्रण है। अधीनस्थ न्यायालय में लंबित किसी मामले को वापस ले सकते हैं यदि प्रश्न कानूनी कैसा हो, संविधान की व्याख्या का हो। ऐसा कोई मामला हो अधीनस्थ न्यायालय में जहाँ पे ये प्रश्न उठता है कि वहाँ पे संविधान की व्याख्या की ज़रूरत है, तो ऐसे किसी केस को वो अपने पास ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया उनकी अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण। इसके बाद बात करते हैं अभिलेख का न्यायालय। अभिलेख का न्यायालय का मतलब क्या है, उच्च न्यायालय के फैसले कार्यवाही और कार्य शाश्वत स्मृति के रूप में रखे जाते हैं अधीनस्थ न्यायालयों के पास। ये हमने सुप्रीम कोर्ट में भी देखा था कि सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले होते हैं वो रिटर्न रिकॉर्ड के रूप में रखे जाते हैं और सेम
उसी प्रकार का केस अगर हाई कोर्ट में आता है या अधीनस्थ न्यायालय में आता है तो उसी को आधार मानकर वैसा ही फैसला सुनाया जाता है। अब इसी प्रकार हाई कोर्ट की जितनी भी कार्यवाही है, जितने भी फैसले हैं, उनको रिजर्व रखा जाता है, रिटर्न रिकॉर्ड के रूप में रखा जाता है, और जितने अधीनस्थ न्यायालय हैं वो उसी प्रकार का फैसला देते हैं जैसा हाई कोर्ट ने दिया था, और उस पर कोई भी प्रश्न नहीं उठाया जा सकता कि हाई कोर्ट ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया था। ठीक है, वो उनके लिए पूरा एक कानून की तरह हो जाता है। इसके बाद इसे न्यायालय की अवमानना पर कारावास या आर्थिक दंड दोनों देने का अधिकार है, कि किसी भी प्रकार से आप हाई कोर्ट की अवमानना करते हैं तो वो आपको कारावास भी दे सकते हैं या पैसों से रिलेटेड दंड लगा सकते हैं कि इतना जुर्माना भरिए। तो ये दोनों हमने सुप्रीम कोर्ट में भी देखा था। इसके अलावा न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति में क्या आता है? अनुच्छेद 13 मतलब समीक्षा करना। ठीक है, न्यायिक समीक्षा या पुनर्विलोकन कोई भी शब्द इस्तेमाल हो सकता है। अनुच्छेद 13 और 226 में उच्च न्यायालय द्वारा समीक्षा की बात कही गई है। ठीक है, कि अगर कोई फैसला लिया जाता है, कोई विधि बनाई जाती है कार्यपालिका द्वारा, ठीक है, चाहे वो राज्य की हो चाहे केंद्र की हो, तो उसकी समीक्षा की जा सकती है, और उसकी समीक्षा में अगर उसमें असंवैधानिकता पाई जाती है तो उसे शून्य भी घोषित किया जा सकता है। ठीक है, जैसे आपने एनजेएसी देखा है। संवैधानिक वैधता के मामले में कार्यपालिका के आदेशों को चुनौती दी जा सकती है कि आपने भाई ऐसा क्यों किया, कार्यपालिका ने इस प्रकार से असंवैधानिक कोई विधि क्यों बना दी या कार्य क्यों कर दिया। ठीक है, तो अगर ये वाली जो शक्ति है कि ये मतलब केंद्र और राज्य दोनों के लिए कर सकते हैं, तो ये जो शक्ति है इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976, आपको याद होगा जब इमरजेंसी का टाइम था 1976 में, उस वक्त इसको समाप्त कर दिया गया था कि भाई आप केवल राज्य के लिए, विधानमंडल के लिए कर सकते हैं लेकिन केंद्र के लिए नहीं कर सकते। लेकिन जो जिसे आप मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं, 42वां संविधान संशोधन इंदिरा गांधी के टाइम पे, लेकिन फिर इसके बाद जस्ट बाद 43वां संविधान संशोधन आता है और उसमें इसका रिवर्स कर दिया जाता है। बहुत सारी चीज़ें जो कानून बनाए थे ना 42वें में मिनी कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस, 43वें में बहुत सारी चीज़ें पलट दी गई थी। ठीक है, तो उसमें फिर से इस चीज़ को मना कर दिया गया और फिर से बहाल कर दिया गया कि नहीं भाई, उच्च न्यायालय जो है वो चाहे केंद्र की कार्यपालिका हो या राज्य की कार्यपालिका हो, किसी विधि की समीक्षा कर सकते हैं। तो अभी भी ये है कि दोनों ही कर सकते हैं, चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो। तो इस प्रकार से ये सारी शक्तियां हैं हाई कोर्ट के पास, और कुछ मामलों में हाई कोर्ट की जो शक्तियां हैं वो सुप्रीम कोर्ट से भी विस्तृत हैं। ठीक है, क्योंकि इनका कार्यभार और ज़्यादा बढ़ जाता है। यहाँ पे हमारा उच्च न्यायालय का चैप्टर कंप्लीट होता है। सारे पॉइंट, शक्तियाँ, सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपके कोई सुझाव हो तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे मैं और अधिक से अधिक आपकी मदद कर सकूं। देखने के लिए थैंक यू सो मच।